बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं नाटो को लेकर। रूस का सबसे बड़ा दावा, नाटो के ड्रोन की रूस में घुसने की कोशिश सामने आई है। पेस्को बॉर्डर से घुसने की कोशिश में था नाटो का ड्रोन। ये बहुत बड़ा दावा रूस कर रहा है वॉर के बीच। नाटो के ड्रोन को बॉर्डर से खदेड़ा गया है। तो ये क्या, ये जो दावा किया गया है, जो हरकत की बात रूस करता नजर आ रहा है, क्या नाटो वर्सेस रशिया टेंशन और ज्यादा एस्केलेट होती हुई नजर आएगी? ये बहुत बड़ी बात है। नाटो को लेकर रूस ये दावा कर रहा है कि नाटो का ड्रोन रशिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको खदेड़ दिया गया। एक और बड़ी खबर यह कि बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मकाई की मौत हो गई है। व्लादिमीर मकाई पुतिन के सबसे करीबी दोस्त माने जाते थे। 2 दिन बाद मकाई रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मिलने भी वाले थे और रूस को बेलारूस के करीब लाने में इनका अहम योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रूस का मजबूती से साथ देते रहे हैं। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर है और आपको बता रहे हैं कि रूस को बेलारूस के करीब लाने में जिनका सबसे बड़ा योगदान था वो अब नहीं रहे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी रूस के साथ हमेशा से मजबूती से खड़े रहे हैं ये, और अब कहा जा रहा है कि पुतिन को एक बड़ा झटका लगा है इनके गुजर जाने से। व्लादिमीर मकाई इनका नाम है, जो कि व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाते थे। बेलारूस में बड़ा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय वो संभालते थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और इनके जाने का सबसे बड़ा जो दुख है वो पुतिन के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको अब हम बताने वाले हैं पुतिन के दोस्त की मौत आखिर कैसे हुई है और क्या कारण इसके सामने अभी तक आ रहे हैं, कितने करीबी थे दोनों एक दूसरे के, इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन वॉल पर देंगे। देखिए, पुतिन के दोस्त की मौत हो गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे करीब राजदार माने जाते थे व्लादिमीर मकाई, जो कि अब नहीं रहे। व्लादिमीर मकाई रूस और बेलारूस के संबंधों को मजबूत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान बताया जाता है। साथ ही व्लादिमीर मकाई ने कई विभागों में सचिव के रूप में काम किया है। बहुत ही बेहतर कोऑर्डिनेशन था व्लादिमीर पुतिन के साथ इनका। 1996 से 1999 में पेरिस में बेलारूसी दूतावास में ये काउंसलर भी रहे हैं। इनके बारे में सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, जो कि अवेलेबल है। यूरोप की परिषद में बेलारूस का ये प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। व्लादिमीर मकाई बेलारूस में विदेश मंत्रालय संभालते थे। अभी 2000 से 2008 तक बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के ये सहायक भी रहे हैं और बहुत बड़े सलाहकार भी माने जाते रहे हैं। 2008 से 2012 में वे राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ बने रहे थे। तो कितना बड़ा बेलारूस में इनका रोल था आप समझ सकते हैं इन तमाम जानकारियों के साथ। 2012 से अब तक बेलारूस के विदेश मंत्री रहे हैं। कई मंचों पर रूस का इन्होंने साथ दिया है और इसीलिए ये कहा जाता है कि बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर मकाई का। इस खबर को लेकर आज चर्चा की जानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बेलारूस के विदेश मंत्री की मौत पर अब रूस को क्या वाकई सदमा लग चुका है। व्लादिमीर मकाई की मौत को रूस के लिए कितना बड़ा नुकसान ये माना जा रहा है, क्योंकि मकाई की अचानक हुई मौत पर अब रूस की तरफ से तमाम सवाल भी उठाए गए हैं। जहां रूसी विदेश मंत्रालय ने मकाई की मौत पर सवाल उठाते हुए इसलिए भी स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं क्योंकि एक बड़ी भूमिका बेलारूस की भी रशिया और यूक्रेन की इस वॉर जोन में रही है। क्या बेलारूस एक्टिवली इन्वॉल्व रहा है इस युद्ध में पिछले 9 महीने से? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ रूस अपनी स्ट्रैटेजीज अपनाता आया है, उसके तहत यह बहुत इंपॉर्टेंट रहा है कि कैसे अपनी स्टेजिंग ग्राउंड फोर्सेस को तैनात करते हुए, ग्राउंड ट्रूप्स और मिसाइल लॉन्चर्स को भी तैनात करने में बेलारूस ने रशिया का बड़ा साथ दिया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आपको बता दूं, हमारे सहयोगी मनीष इस वक्त और लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मेरे सहयोगी आशीष भी हमें कर रहे हैं ज्वाइन और साथ ही गेस्ट का पैनल इस वक्त हमारे साथ है, जिनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन यहां पर करा देती हूं। इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर सर ज्वाइन हमें कर चुके हैं। जीजे सिंह एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही संदीप थापर के साथ साथ डॉक्टर संदीप त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से रशिया इसे देख रहा है और आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि रूस की मकाई की मौत के बाद नाराजगी बढ़ सकती है? बिल्कुल सुरभि, देखिए, रूस का जिस तरीके से इस पूरे संकट में बेलारूस ने मदद किया है, वैसी स्थिति में बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और उनके विदेश मंत्री मकाई, ये दोनों पुतिन और सर्गेई लावरोव के लिए अगर आप कहें तो बस इसी तरह का था कि दो जिस्म एक जान की तरह से,
इन लोगों ने इस पूरी लड़ाई को लड़ा है। और अब अचानक बेलारूस के विदेश मंत्री, जो पिछले हफ्ते भारत भी आए थे, विदेश मंत्री जयशंकर से उन्होंने मुलाकात की थी, पीयूष गोयल से मुलाकात की थी, बेलारूस और भारत के संबंधों को लेकर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। और आज जो है वो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बेलारूस के विदेश मंत्री की मुलाकात होनी थी। आज उन दोनों की बैठकें होनी थी और इसके बीच में ये दुखद खबर आई और इससे रूस बेहद मर्माहत भी है। निश्चित तौर पर रूस ने एक भरोसेमंद, एक ऐसा साथी खो दिया जिसे अभी उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वैसे समय में जब दुनिया में अब गिने चुने अभी फ़िलहाल ऐसे लोग हैं या ऐसे देश हैं जो कि रूस की खुलकर मदद कर रहे हैं, उनमें से एक है। तो इसीलिए क्रेमलिन में अगर आप कहें तो सबसे अधिक उदासी है। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि युद्ध लड़ा जाना है और भले ही मॉस्को का तापमान यहाँ पर -6, -7 है, लेकिन क्रेमलिन ने बॉर्डर के उन इलाके में फ्रंट लाइन पर गर्मी काफ़ी बढ़ा दी है जहाँ पर कि अपने सैनिकों को वो रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम है लीमन का, वो लीमन जो सितंबर में जहाँ से रूस की सेना पीछे हटी थी, वहाँ दोबारा से कब्जा हासिल करने के लिए रूस अपनी पूरी ताकत लगा रही है। ठीक है मनीष, बड़ी जानकारी आपने दी है। अब सीधे यूक्रेन का रुख करते हैं। यूक्रेन से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, प्रलय काल की बात हो रही है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि अब वो घड़ी आ गई है कि प्रलय काल आ सकता है? अब पुतिन जो है वो बड़ी चोट देने वाले हैं यूक्रेन को और ज़ेलेंस्की को। साथ ही ये भी बताइएगा कि बेलारूस के विदेश मंत्री, जिनका बहुत ही बेहतरीन कोऑर्डिनेशन था व्लादिमीर पुतिन के साथ, उनका ना रहना कितना बड़ा नुकसान पुतिन के लिए? देखिए, जब तक लुकाशेंको हैं तब तक उन्हें किसी भी तरह की चिंता की ज़रूरत है नहीं बेलारूस के पॉइंट ऑफ व्यू। और ऐसे समय में जब उन्हें बेलारूस न केवल डिप्लोमेटिकली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि स्ट्रेटजिकली भी बहुत ज़्यादा ऑन ग्राउंड मदद की ज़रूरत है। लेकिन नो डाउट काफ़ी करीबी थे व्लादिमीर पुतिन के जो विदेश मंत्री थे बेलारूस के, और उनके जाने से बेलारूस के अंदर जब तक कोई भी सिचुएशन में डामाडोल नहीं होती, मॉस्को को, क्रेमलिन को किसी भी तरह की चिंता की ज़रूरत है नहीं। अभी जो आपने पहला प्रश्न पूछा उसका उत्तर देते हुए, देखिए अगला 2.5 महीना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप ये मान के चलिए कि अगर क्रेमलिन को ये लगता है कि किसी तरह से वो नहीं यूक्रेन पर प्रेशर बना पाए, या फिर उनकी सारी कोशिशें, चाहे वो रॉकेट्स मिसाइल्स दागनी हो, चाहे वो पावर प्लांट्स को तबाह करना हो, ऐसे में व्लादिमीर पुतिन के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। जिसे आप प्रलय की बात कर रही हैं, उसको काउंटडाउन के पॉइंट ऑफ व्यू देखना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर जनवरी तक का समय यूक्रेन ने निकाल लिया, उसके बाद उन्हें 1 साल का, कम से कम 1 साल का यूक्रेन को और पूरे यूरोप को एक वाउचर सा मिल जाएगा जब वो रशिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। फ्रंटलाइन पर यूक्रेन के टैंक्स तैयार हैं। रूसी ठिकानों पर हमले के लिए बड़ी तैयारी यूक्रेनी फौज ने हमले की तैयारी पूरी कर ली है। तो एक तरफ रशिया अब लगातार, चाहे लाइमन हो या फिर अवदीव्का हो, उस तरफ बढ़ती हुई रशियन फोर्सेस नजर आ रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की तैयारी को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा साफ नजर आ रहा है कि विंटर काल, जिसे माना जा रहा था कि जनरल विंटर इसको संभालते नजर आएंगे, और काफी जो युद्ध है, जो एक दूसरे पर गोलीबारी है, वो कम होती नजर आएगी, इंटेंसिटी कम। लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तो नजर नहीं आ रहा इन तस्वीरों से जो तैयारी है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से अपनी तैयारी, यूक्रेन को माफ कीजिएगा, जर्मनी की तरफ से जयपाट सिस्टम देना, और दूसरी तरफ रशिया का लगातार आगे बढ़ना। И зимовими речами, і їжею, і буржуйками, то есть в такому плані. और कोचर सर, मेरा सवाल यह है कि ये जो तैयारी आपको नजर आ रही है, एक तरफ हम प्रलय काल की बात करें, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लाइमन हो या फिर अवदीव्का, उस तरफ बढ़ती नजर आ रही है। खैरसोन में अपनी पोजीशन को गेन करने की तैयारी, और यूक्रेन को खुद को एक बार फिर से और मजबूत करने की तैयारी। ये तमाम तैयारियां किस तरफ इशारा कर रही हैं? देखिए, ये तैयारियां एक क्लियर इंडिकेशन हमको मिल रहा है कि रशिया जो है वो अभी कोई लेटअप नहीं करना चाहता। वो एक मोमेंटम के साथ अपनी स्ट्रैटेजी उसने अभी बनाई है। मिसाइल्स एक दिन में 96 रॉकेट्स और मिसाइल्स उसने फायर किए हैं, और जितना भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है यूक्रेन का, एक स्टेटमेंट भी यूक्रेन से आई है कि 50% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर का वो यूक्रेन का नष्ट हो चुका है। और इसलिए ये जनरेटर्स की भी बात हो रही है। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना है। तो ये जो स्ट्रेटजी सामने आ रही है रशिया की, ये बहुत
बिल्कुल ठीक कह रहे सराफ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी चोट करते हुए टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं रूस की ओर से यूक्रेन में। देखिए एक और बड़ी जानकारी है, यूरोपीय यूनियन को वैगनर ग्रुप की खुली धमकी मिली है, खून से सना हथौड़ा भेजकर ईयू को चेतावनी मिली है। ईयू ने रूस को आतंक प्रायोजित करने वाला देश माना है, वैगनर ग्रुप को ईयू ने आतंकी संगठन करार दिया है। तो देखिए यूरोपीय यूनियन की बात आपको बता रहे हैं, जहां आतंक प्रायोजित करने वाला वैगनर ग्रुप है, ये बड़े संकेत दिए गए हैं यूरोपीय यूनियन की वजह से। और देखिए कहा जा रहा है कि इसी से खफा वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक हथौड़ा भेजा है। ये देखिए वीडियो आपको जो दिखा रहे, जो तस्वीरें हैं, ये है हैमर, हथौड़ा भेजा गया है और ये हथौड़ा यूरोपीय यूनियन की ओर से भेजा गया है, खून से सना हुआ हथौड़ा भेजा गया है। क्या इसके मायने हैं और ऐसा क्यों किया गया है? बहुत बड़ा संदेश है इसके पीछे। अब इसके बारे में सारी डिटेल्स हम आपको बताएंगे बिग वॉल पर कि आखिर पुतिन की खूनी हथौड़ा वार्निंग है क्या। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के बारे में कहा जा रहा है। देखिए जानकारी सभी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, यही है वो वीडियो जो दिखा रहे हैं आपको बार बार। रूस की ओर से भेजा गया खून से सना हुआ हथौड़ा, ये वो हथौड़ा लेते हुए उनके प्रतिनिधि यहाँ पर सामने आ रहे हैं। अब इसके बारे में जानकारी क्या है, खूनी हथौड़ा से जुड़ी हुई। वैगनर ग्रुप के चीफ हैं, नाम ध्यान से सुनिएगा, येवगेनी प्रिगोजिन नाम है इनका। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन नाम मैंने आपको बता दिया। और इनके बारे में कहा जा रहा है यूरोपीय संघ को वायलिन केस में खून से सना हुआ हथौड़ा इन्होंने भेजा है। साथ ही आगे जानकारी है येवगेनी के बारे में, येवगेनी के खूनी हथौड़े को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका मैसेज यही था, अलर्ट करना, वार्न करना। यूरोपीय संघ की संसद ने 23 नवंबर को रूस को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश घोषित कर दिया था। आगे जानकारी इसके बारे में क्या है, इसी के जवाब में अब पुतिन के सबसे कुख्यात कमांडर्स में शामिल येवगेनी के बारे में कहा जा रहा है कि ये हथौड़ा येवगेनी ने भेजा है। आगे जानकारी क्या है, वायलेंट केस में रखे हथौड़े पर लगे खून के निशान के नकली होने का दावा किया जा रहा है। जाहिर है कि इस तरीके का एक मैसेज दिया गया था। अब देखिए इसके बारे में ये जो पूरी तस्वीरें सामने आई है, पूरी जानकारी जो सामने आई है, इसके बारे में अपने मेहमानों के पास चलते हैं। कोमोडोर जीजे सिंह सर, आपके पास में आऊंगी। सिंह सर, जरा ये समझाइए कि ये जो वीडियो, ये जो पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी हमने अपने व्यूअर्स को दी है, जाहिर है इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज था। मैसेज ये था, सावधान हो जाओ, चेतावनी भी दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि अब बहुत हो गया। अब रूस से अगर इसी तरीके से पंगा लिया जाएगा तो ये जो विंटर है इसमें कमर तोड़ के रख देगा रूस यूक्रेन की। क्या लग रहा है आपको इन तमाम जानकारियों के पीछे? यूक्रेन किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे काम कर रहा है? क्या पुतिन की स्ट्रेटेजी भारी पड़ जाएगी यूक्रेन पर? देखिए, अगर पुतिन साहब ने कोई भी एक्शन लेना था न्यूक्लियर वेपन के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट, तो बहुत पहले ले चुके होते। जितना वो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और उनका ये वैगनर ग्रुप जो है वो खूनी हथौड़ा भेज रहा है, इससे सब धमकियाँ हैं। ये कई ऐसी धमकियाँ आई, हथौड़े आए और गए, मगर यूक्रेन बिल्कुल कामयाब है। उसको अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन से, नेटो से, अमेरिका से इतनी मदद मिल रही है जिसको मैं कहूँ का कॉन्फिडेंस की गोलियां मिल रही हैं कि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जितनी ये धमकियां दे रहे हैं उनको बहुत ही कारगर तरीके से उनका सामना कर सकते हैं। क्योंकि ये पुतिन साहब की जो पॉलिसी थी, जैसे उन्होंने पहले आकाशवाणी की थी कि सर, इससे पहले कि हम किसी और खबर का रुख करें, सर, वो खत्म नहीं हुआ। ये तो 9 महीना चल रहा है। सामने आ रही है, कई तरह की खबरें सामने आ रही है, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया है कि उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी पुतिन की वहां से वापस आने की, ताकि वो एक तरीके से अपना जो ट्रूप्स है उनको बिल्डअप कर ले, ताकि वो स्ट्रॉन्गर तरीके से हिट कर सके एक बार फिर। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुतिन की स्ट्रैटेजी थी, और अपने हिसाब से तो उन्होंने उसको होल्ड करके और एक्सप्लॉइट नीपर रिवर के वेस्ट में एक्सप्लॉइट करने का सोचा था, लेकिन शायद उनके पास स्ट्रेंथ नहीं बची या यूक्रेनियन का हमले की वो डिफेंड नहीं कर पाए, तो उन्होंने यही इसमें समझदारी समझी कि उससे विड्रॉ करके जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं उन्हीं को डिफेंस इख्तियार किया जाए उन्हीं के आसपास, क्योंकि ये एक्सपोज करने वाली बात होती नीपर रिवर वेस्ट में, जिसको अच्छी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उसी टाइम क्लियर हो गया था कि रशिया के ट्रुप्स की जो नंबर्स हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने कैदियों को भी और रिजर्विस्ट को भी
बिल्कुल, और उनको भी एक्टिव किया। इन सब के बीच देखिए मर्सनरी ग्रुप वैगनर ग्रुप, जिसकी तरफ से संदीप सर ये हथौड़ा भेजा गया, किसको भेजा गया? यूरोपियन यूनियन को मैसेज दिया गया। क्या ये मैसेज इस तरफ इशारा कर रहा है जो ब्लड बाथ यूक्रेन में नजर आ रहा है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में भी हो सकता है? क्या इस तरफ इशारा आपको लग रहा है? देखिए, आपने सही कहा कि ये जो खूनी हथौड़ा भेजा गया है, ये एक तरह से इसका सांकेतिक महत्व इस बात को लेकर है कि जिस तरह से अभी जर्मनी ने एयर डिफेंस सिस्टम दिया है यूक्रेन को, तो पुतिन साहब को ये लगता है कि इस समय ईयू का जो असिस्टेंस है वो बाहरी न होकर के पूरी तरह से खुले तौर पर यूक्रेन के साथ नजर आ। आपने देखा, अभी बताया अपने रिपोर्ट में कि नाटो का ड्रोन भी रशिया पे इंटर कर रहा था। तो इस तरह की स्टेप जो है, जो जब पुतिन अपने आप में आक्रामक जो उनकी इमेज थी कहीं ना कहीं डेंट होती नजर आ रही है, और उसी को साधने के लिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो भी खून का हथौड़ा बेच करके एक तरह से ये है कि कहीं ना कहीं ब्लड स्वेट हो सकता है। यूक्रेन के साथ जंग में रूस की नई रणनीति को लेकर अगली बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन के सहयोग के बलबूते यूक्रेन और मजबूत हो रहा है। जहां न्यूक्लियर मिसाइल से वॉरहेड अब रूस हटा रहा है, और लंबी दूरी की मिसाइल की कमी की वजह से ही ये फैसले बदलने को रूस मजबूर हो गया है। कोचर सर, स्पेकुलेशंस तमाम इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि रूस रणनीति बदल रहा है। क्या ये रूस के टैक्टिकल मूव है या वाकई हकीकत ऐसी है कि यूक्रेन ने रूस को फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया है, जहां हथियारों की कमी को लेकर बड़ी बातें कही जा रही हैं? बहुत बड़ी बात आपने करी है, बिकॉज यूक्रेन ने मजबूर किया है रशिया को अपनी स्ट्रेटजी बदलने के लिए। और अगर आप सोल्जर्स को, अभी हम देख रहे थे आपका वीडियो, 3 चीज़ें स्टैंड आउट होती हैं एक आर्मी को दूसरी आर्मी से अलग करने के लिए। एक है लीडरशिप, एक है ट्रेनिंग, और एक है मोराल। जो मोराल हमने यूक्रेनियन सोल्जर्स के लड़ाई में देखा है, वो मोराल रशियन आर्मी में नहीं लेकिन यूक्रेन उस मोराल के बलबूते कितना लड़ पाएगा, ये भी तो बड़ा सवाल है। देखिए, 9 महीने तो लड़ लिया अभी तक, और 9 महीने और भी लड़ेगा, और जब तक लड़ेगा टिल द लास्ट मैन लास्ट राउंड जी। बिकॉज ये एक ऐसी लड़ाई है यूक्रेन की, उसकी सॉवरेनिटी की लड़ाई है। ठीक है सर, बिल्कुल। तो यूक्रेन के वार पर रूस का पलटवार भी हुआ है। रूस ने फिर से लॉन्च की है कैलिबर मिसाइल। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट, सबमरीन से कैलिबर मिसाइल लॉन्च की गई है। 2 दिन पहले भी सबमरीन मैगजीन से टेस्ट किया गया था। परमाणु हमले में सक्षम है रूस की कैलिबर मिसाइल, जिसका वीडियो भी सामने आया। जिस तरीके की तस्वीरें लगातार अभी हम आपको दिखा रहे थे, दर्शकों को दिखा रहे थे, वार उस पर पलटवार, और लगातार इसी तरीके की तस्वीरें। देखिए, पहले भी आप डिस्कस कर रहे थे, मैं कहना चाहूंगा रशिया क्यों अपने पुरानी मिसाइल्स को रिसाइकिल कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल्स को, क्योंकि उसको सप्लाई करने वाले बहुत कम है। वेयरएज आप यूक्रेन को देखिए, उसको पूरे तकरीबन यूरोप के नेशन सप्लाई कर रहे हैं हथियार। तो मोराल तो है ही यूक्रेनियन फोर्सेस का, उसको आर्मामेंट की भी कोई कमी नहीं है। हर तरफ से हथियार और ड्रोन्स, टैंक्स, आर्टिलरी के पीसेस आ रहे हैं। वेयरएज रशिया रिलाई कर रहा है अपनी रिसोर्सेज के ऊपर, और थोड़े बहुत गरीब मुल्क दोस्त हैं उसके, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो कुछ खास दे नहीं सकते उसको। तो इसीलिए उसको अपनी दूसरी न्यूक्लियर मिसाइल से वॉरहेड हटा के अटैक करना पड़ रहा है, तो यूटिलाइज करना पड़ रहा है। लेकिन जीजे सिंह सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हथियार तो बहुत सारे मिल रहे हैं यूक्रेन को, वेस्टर्न कंट्रीज, लिथुआनिया से लेकर अमेरिका, सबने हथियार दिए। लेकिन अब सवाल है ऑपरेशन विंटर का, जिसको लेकर पुतिन आगे बढ़ रहे हैं और मोर्चे की लगातार जो है मजबूती भी बढ़ा रहे हैं। क्या ऑपरेशन विंटर में इतनी मदद यूक्रेन को काम आएगी? क्या हालत होगी यूक्रेन की? देखिए, सबसे बड़ा जो मसला सामने आ रहा है वो ये है कि विंटर के अंदर वो कैसे अपने आप को वार्म, गर्म रख सकते हैं। अब आपने अभी बताया था कि साउथ कोरिया, फ्रांस और दूसरे देश जितने भी हैं उसको जनरेटर्स जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। और साथ में ये कहूँगा कि ये जो यूक्रेन के लोग हैं, जहाँ जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये विंटर्स को कैसे उसमें कोप अप करना है, कैसे इसका सामना करना है, पूरी तरह पहले से ही अपने आप को तैयार रखते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मैं कॉन्फिडेंस की बात पहले भी कर रहा था, वो ये है कि यूक्रेन के पीछे यूरोप के जितने भी यूनियन के 30 देश हैं वो खड़े हुए हैं। और जो रशिया है, सॉरी टू बट इन सर, लेकिन अभी भी यूक्रेन एक ऐसा
कलेक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं खड़ा कर पाया है रूस के खिलाफ, और यही वजह है कि रूस अभी भी अपनी रणनीति बदलते हुए रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि खेरसों की स्थिति अब देखनी जरूरी है, क्योंकि खेरसों में फिर से भारी संकट में अब यूक्रेन के लोग नजर आ रहे हैं, और रूस के लगातार हो रहे हमलों की वजह से ही भारी तबाही की एक एक तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष दिखा रहा है, और किस तरीके से लोग अब खेरसों छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये उस इलाके की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां लोग अब पलायन को मजबूर हो चुके हैं। लंबी कतारें यहां पर लोगों की नजर आ रही है। खेरसों से बाहर जाने की लोग अब फिराक में हैं। और कब्जे वाले इलाकों में फिर से खुद को कैसे मजबूत कर रही है रूसी सेना, इसी को लेकर बड़ी खबर है। यूक्रेनी सेना के अधिकारी की तरफ से भी अब बड़ा दावा किया गया है। डोनेट्स्क में 2 जगहों पर रूस फिर से खुद को मजबूत करने की स्थिति में आ गया है, और ज़ेपोरिज़िया में भी फिर मोर्चेबंदी पर अब रूस जुटा हुआ है। संदीप सर, मेरा सवाल आपसे है इस बात को लेकर, यहाँ रूस जिस तरीके से अपनी रणनीति बदल रहा है, क्या ये माना जाए कि पहले के फैसले खुद को विड्रॉ करना भी एक टैक्टिकल मूव था, और यही वजह था कि विंटर्स का इंतजार किया जा रहा था, जहां अपनी पोजीशनिंग और साथ में अपनी सेना को आगे बढ़ने का निर्देश अब पुतिन इसी वजह से दे रहे हैं? देखिए, इस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है, और 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस सवाल पर। पहला ये तो है कि जो रिकैप्चर किया ये खेरसोन पर यूक्रेन, तो उसका मनोबल बढ़ा, लेकिन उसके पीछे मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि उसी दिन से आप देखिए कि पुतिन का जो स्ट्रैटेजी जो चेंज हुई वो आपको देखने को मिलेगी। 100 हमले हुए थे कीव पर, और इस तरह से और बहुत घातक हमले थे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पुतिन का जो काउंटर स्ट्रैटेजी थी वो पूरी तरह से तैयार थी। पहली बात। दूसरी, लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात यह है कि अभी जो हम बात चर्चा कर रहे थे कि क्या पूरा यूरोपीय यूनियन का जो सपोर्ट मिल रहा है और यूक्रेन फोर्सेस का जो मोरल हाई है, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी देश किसी भी युद्ध को इंपोर्ट बेस के आधार पर अपना मोरल हाई नहीं कर सकता है, और इसीलिए 9 महीने से यूक्रेन अपने अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा है। आप दूसरे देशों से निर्भरता को लेकर डिपेंडेंसी, बिल्कुल, और आशीष भी इस तरफ हमारे डिफेंस सेक्रेटरी इशारा कर रहे थे कि ये 3 महीने अगर निकल गए, यूक्रेन झेल गया, तो फिर ये युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है। कोचर सर, मेरा आपसे सवाल यह है कि इस बात को लेकर अंदेशा पहले भी जाहिर किया गया, जितने आसानी के साथ विड्रॉ किया गया था रशिया की तरफ से खेरसों से खुद को, इसके बाद अब फिर से खेरसों को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या ये हम मानकर चलें कि जो पुतिन है वो इसी मौके की फिराक में थे कि मौका मिले, खुद को हमने मजबूत कर लिया, टाइम बाय कर लिया, अब पूरे जोरदार तरीके से हमला बोलना है? देखिए, आप एक अगर ग्राउंड का एनालिसिस करेंगे तो 1000 से ऊपर किलोमीटर का डिफेंस बनाना एक रशियन आर्मी के लिए लाखों ट्रुप्स की उसको जरूरत पड़ेगी, और उसके पास इतने ट्रुप्स नहीं है ऑन ग्राउंड ये पूरे एरिया को डिफेंड करने के लिए। इसलिए ये एक टैक्टिकल डिसीजन था कि उसको विड्रॉ करना ही पड़ा, और अभी ये डिसीजन को वो उसको पेनल्टी के साथ, बिल्कुल ये टैक्टिकल मूव, और ये पुतिन दिखा रहे हैं कि अगर वो वापस पीछे जा सकते हैं तो आगे बढ़ भी सकते हैं।